अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया था। अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, मिससेलेनियस सीरीज, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। लास्ट एसएलओ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे है, उन प्रीवियस एसएलओस की असल जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन से है। अगर देखा जाए तो यही एसएलओ सबसे इंपॉर्टेंट एसएलओ होते हैं मैथ को सीखने के एतबार से, समझने के एतबार से। ठीक है जी। इसमें हमारे पास तीन एसएलओस हैं, एसएलओस नंबर 28, 29, 30। ठीक है। SLO number 28 है identify the following terms related to the leasing of a motor vehicle। जब भी कोई मोटर व्हीकल आप लीज करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं, वो कहता है आपको पता होना चाहिए, आप इन्हें पहचान सकें। ठीक है। दूसरा कहता है जी सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है जी। और 30 नंबर एसएलओ, ये गलती से 29 लिखा गया, ये 30 नंबर एसएलओ है। अप्लाई कंसेप्ट्स फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, गेमिंग स्ट्रेटजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वेब पेज डिजाइन एंड ट्रैफिक मॉडलिंग। ठीक है। ये लंबे चौड़े एसएलओस हैं। जिस तरह पहले दो चैप्टर्स में भी आपने देखा कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कुछ केसेस मेंशन होते हैं, कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज मेंशन होते हैं जिन पे हम डिस्कशन करते हैं। अब पहला एसएलओ क्योंकि आइडेंटिफाई के बारे में था, वो कहते जी फॉलोइंग टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तो वो टर्म्स हम सीखते हैं। स्क्रीन प्लीज। सबसे पहले है लीजिंग। लीजिंग क्या है? लीजिंग एक एग्रीमेंट है जिसमें आप उस चीज को एक स्पेसिफिक वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, बदले में उसकी एक खास कीमत अदा करते हैं। ठीक है जी। इससे आप उस चीज के मालिक नहीं हो जाते, लेकिन जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे मालिकाना हकूक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो इसे हम कहते हैं ना, मकान ग्रो ले लेना। एक मकान को आप मंथली किराए की बजाय आप उसे कहते हो अच्छा मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं, 10 लाख के इवज 2 साल इस मकान में मैं रहूंगा, 2 साल बाद तुम मेरा 10 लाख वापस कर दो, मकान तुम्हारे हवाले। पांच दफा ग्रो के साथ रेंट भी शामिल हो जाता है कि अच्छा 10 लाख रुपया तुम्हें वन टाइम दूंगा जो तुमने मुझे रिटर्न करना है, और हर महीने तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। ठीक है। गाड़ियों के केस में भी ये डिफरेंट है। ठीक है जी। तो लीजिंग का मतलब हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारी टर्म थी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वो इनिशियल अमाउंट होती है जो आप डील करते वक्त पे करते हो। आपने जो डील की उसके अंदर आपने एक इनिशियल अमाउंट दे दी, 10%, 20%, जितनी भी है। ठीक है जी। इसे हम पाकिस्तान में क्या कहते हैं? बयाना कर देना। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कहते हैं ना मैंने उसका बयाना कर दिया, या मैंने उसका एक तरह का टोकन कर दिया कि ये अब मैंने इसकी इनिशियल पेमेंट कर दी है, मैं इस डील में सीरियस हूं, मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूं, तो इतने पैसे मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए। ठीक है। तो डाउन पेमेंट वो इनिशियल पेमेंट होती है जो आप पे करते हो। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। स्क्रीन प्लीज। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या चीज है? आप सब इंश्योरेंस को समझते हैं। इंश्योर का मतलब होता है एक तरह से महफूज हो जाना। तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वो पॉलिसीज, वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉपर्टीज को या व्हीकल्स को या हेल्थ को इंश्योर करते हैं। ठीक है जी। तो व्हीकल्स जो हैं वो इंश्योर्ड होती हैं, लेकिन इंश्योरेंस की भी एक परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल आपसे डिफरेंट पैकेजेस पे इंश्योरेंस होती है और कहा जाता है कि हम आपको फुल
कवरेज देंगे, जिसमें अगर गाड़ी जो है वो फुल डैमेज या फुल लॉस भी हो जाएगी तो हम उसके आपको पे करेंगे। तो उस तरह में वो गाड़ी के क्या करते हैं, अच्छा आपने 1 लाख की गाड़ी ली है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 यानी कि इसका 10% जो है वो इंश्योरेंस दे दें या 5% इंश्योरेंस दे दें। तो इंश्योरेंस भी जो है वो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी। फिर इंश्योरेंस में मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी मौजूद हैं कि अच्छा आप हर महीने हमें इतने देते जाए। ठीक है। तो आप देखें, अब पाकिस्तान में भी ये कल्चर है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ज़्यादा कल्चर है। वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले मौके पे पुलिस आती है, फिर आपका इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आते हैं तो वो उसको मुआयना कर सकें कि गलती आपकी थी या दूसरी पार्टी की थी, उस हिसाब से आपको कंपेंसेट करते हैं। आगे है जी प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस है कि जो आप पेपर वर्क अपना चला रहे हैं, अब आपने एग्रीमेंट कर लिया, लीज का एग्रीमेंट कर लिया, डाउन पेमेंट भी दे दी, इंश्योरेंस भी करवा रहे हो, तो प्रोसेसिंग फीस वो पेपर वर्क के चार्जेस हैं या ऑफिस वर्क के चार्जेस हैं जो आपने पे करने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मोटरसाइकिल किस्तों पे लेते हैं तो उसमें 5,000 10,000 प्रोसेसिंग फीस होती है। वो मोटरसाइकिल की कीमत में नहीं है, वो मोटरसाइकिल के इंजन या पार्ट्स में इस तरह की चीज़ों में नहीं है, वो एक फ़ीस है जो सेलर जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है, दुकानदार चार्ज कर रहा है, जिसमें वो आपको कहेगा कि मैं आपका कागज़ का काम मैं देखूंगा, मैं आपके रजिस्ट्रेशन के काम मैं देखूंगा, या आपकी छोटी छोटी टेंशनें जो है वो मैं ले लेता हूँ, आप मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस दे दें। ठीक है। अच्छा जी, रीपेमेंट, स्क्रीन प्लीज़। रीपेमेंट क्या है? जब आप लीज करते हैं या किस्तों पे चीज ले रहे हैं तो आपने पैसे वापस भी तो करने हैं ना साथ साथ। तो रीपेमेंट क्या है? पेइंग ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लीजिंग और परचेजिंग अ व्हीकल इन रेगुलर मंथली अमाउंट्स सिमिलर टू अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स, कि जो आप हर माह या एक साल में 4 दफा या एक साल में 6 दफा, जिस तरह से आपकी डील है, जो रकम आप साथ साथ वापस कर रहे हो उसको आप कहते हो जी रीपेमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? ये एसएलओ में शामिल था कि इन टर्म्स का पता होना चाहिए एक स्टूडेंट को, इसलिए हमने इन पे थोड़ी सी डिस्कशन की है। आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लोन। आपको पता है लोन 2 तरह के होते हैं। स्क्रीन प्लीज मिस्टर लुकमान, कोशिश कीजिए स्क्रीन रखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा। सिंपल इंटरेस्ट लोन या सिंपल इंटरेस्ट रेट या सिंपल प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट हम कहते हैं कि हर माह एक फिक्स रकम आपको मिल रही है, और सिंपल इंटरेस्ट लोन क्या हो जाएगा कि हर माह एक फिक्स रकम आप वापस कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि आपने हर माह पता है आपको 1,000 रुपये ही देने हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर इसमें वेरिएशन आ जाती है तो मल्टीपल आ जाता है तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, दोबारा देख लीजिए। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टेन्योर डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट वो रकम है जिस पे इंटरेस्ट देना है, रेट के कितने परसेंट है, टेन्योर कितनी मुद्दत के लिए है। अच्छा जी, आगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से भी हम सब वाकिफ हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो सरमाया, वो रकम जो आप किसी फायदे के लिए किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट जो है वो लीनियर भी हो सकती है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी हो सकती है। यानी कि अगर हर माह आपको 1,000 ही वापस आता है तो वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपको एक प्रोपोर्शनल परसेंटेज के तहत के हर साल या हर महीने 12-12% एक खास अमाउंट का वो 12-12 ऐड होता हुआ आपको मिलता जाता है तो वो जियोमेट्रिक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जो कि मैं चाहता हूं कि सब समझ इसको। ये डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें हम एक 11वीं जमात के तालिब इल्म को क्यों पढ़ा रहे हैं?
हम उसे लीजिंग एग्रीमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, डाउन पेमेंट क्या होती है, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों हमारे एसएलओ में शामिल है, इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। ये इसलिए शामिल है ताकि जो नौजवान है उसका माइंड जो है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की तरफ डेवलप हो, वो कारोबार को भी देखे, वो बिजनेस की तरफ भी देखे, वो नए से नए आइडियाज जनरेट करके अपने बिजनेस को फ्लोट करे। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिशिएट होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू एक खास परसेंटेज के साथ एक खास ड्यूरेशन में कम होती जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सारे? डेप्रिसिएशन महज एक खास परसेंटेज से कमी का नाम है, अमाउंट का नीचे आने का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी आप अगर खरीदते हैं तो गाड़ी जाहिर सी बात है 10 साल बाद नीचे ही गिरती है। अब आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो गाड़ी ली थी 2021 में 40 लाख की और आज 2024 में वो गाड़ी मैंने बेची 60 लाख की। आप कहते हैं कि कीमत नीचे गिरती है, ये तो कीमत ऊपर चढ़ गई। ये कीमत ऊपर इसलिए चढ़ी कि रुपए की कदर कम हो गई। आप 40 लाख को उस वक्त गोल्ड रेट में या उस वक्त डॉलर रेट में ट्रांसफॉर्म करें और आज 60 लाख को डॉलर रेट या गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करें तो आपको पता चल जाएगा कि बज़ाहिर जो 20 लाख का मुनाफा है ये घाटा है, ये डेप्रिशिएट ही हुई है, ये एप्रिशिएट नहीं हुई। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला आपने देखा हुआ है जहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ते रहने का नाम है और डेप्रिसिएशन कम होने का नाम है, तो इसलिए इसमें माइनस है। वी द करंट वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर टी ईयर्स एंड वी नोट द ओरिजिनल वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट बिफोर डेप्रिसिएशन। और आर क्या है, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और टी क्या है, टाइम पीरियड टिपिकली इन ईयर्स ओवर विच द एसेट इज डेप्रिशिएटिंग। ठीक है, ये फार्मूला देख लें, इससे हमने क्वेश्चन करने। अच्छा जी, आगे आ जाएं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे। 9th क्लास में भी हमने देखा है और मेरे ख्याल से हम 6वीं 7वीं के मैथ्स में भी इसको देख रहे हैं कि कंपाउंडेड का मतलब होता है कि ऐड होता जाता है, वो एक फिक्स के ऊपर ऊपर ऐड होता जाता है, बजाय कि लीनियरली ग्रो करे, जो रकम आई उसके ऊपर ऐड हुआ, फिर उसका 10%, फिर उसका, तो ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस की तरह शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आप सब मुलाहिजा कर लें। n is here the number of times the interest is compounded per year, यानी कि एक महीने में 4 दफा आप अप्रिशिएट करते हो, 6 दफा करते हो, 10 दफा करते हो, 12 दफा करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। आई एम श्योर फिजिक्स में तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ली होगी, पढ़ ली है बॉयज? यस सर, पढ़ लिया। तो डेफिनेशन तो आप सबको पता है, 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन ये तस्वीर जो मैंने लगाई है, इस तस्वीर को देखो, इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है रेहान? इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज नजर आ रहा है? ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी है। क्या इसमें हमें कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न नजर आ रहा है? सर पहले ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, फिर टॉप पे जाके फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ओके, लेकिन लिंक, ट्राई टू लिंक द रेड बॉल्स, रेड पॉइंट्स, एक प्रोपोर्शन है, रेड पॉइंट्स में एक प्रोपोर्शन है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये बेसिकली एक तरह का क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। जब आप इसमें ई कैट में भी क्वेश्चन करेंगे ना फिजिक्स में, तो बड़ा जनरल सा सवाल आता है, आ रहा है तकरीबन 5-6 सालों से आ रहा है, ग्राफ बना होगा, ग्राफ की इक्वेशन को आप मॉडल करना है, आपने चेक करना है कि ये इसकी है कि नहीं है। तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशंस भी जो हैं वो सीक्वेंस होते हैं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होते हैं। क्वाड्रेटिक नेचर की वजह से ये कर्व बन जाता है।
ठीक है, स्क्रीन प्लीज। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एसएलओ में मेंशन थी। वेब पेज डिजाइनिंग आप सबको पता है क्या है। जो वेब पेज आप डिजाइन करते हैं उसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देखते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू का पता है बॉयज आपको? जब आप किसी चीज पे जाते हैं तो नीचे 6 डब्बे नहीं खुल जाते, या फिर आगे एक पे जाते हो वो आगे से 6 में बन जाता है, उसमें एक से जाते हो वो आगे से। ड्रॉप डाउन मेन्यूज, इनमें भी एक प्रोपोर्शन है ना, जो लेआउट है, जो सिमेट्री है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रैफिक मॉडलिंग। ट्रैफिक मॉडलिंग क्या है? आप देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उनमें एक टाइम पैटर्न है कि नहीं है? ये इतने चंबे वाली क्या बात है? क्या ट्रैफिक सिग्नल्स बगैर किसी एक टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं? नहीं, कभी ऑन कभी ऑफ, 30 सेकंड के लिए यहां से रेड ऑन, वहां से ऑफ, ये एक पैटर्न है, एक सिमेट्री है कि इतनी ट्रैफिक यहां पर ज्यादा हो गई, ये वाला खोल दो, दूसरा बंद कर दो। अच्छा, ये इतने सेकंड्स के लिए खोलो, दूसरा इतने सेकंड्स के लिए बंद कर दो। ठीक है, गेमिंग स्ट्रेटेजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो गेमिंग स्ट्रेटेजी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है, ये क्या चीज है? जब भी आप गेम्स को देखते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल गेम्स, वो तो आप एंड्रॉयड पे जाओगे ना, एंड्रॉयड पे जाओगे तो वो कितनी सीक्वेंस एंड सीरीज की बच्चों के लिए गेम्स हैं जिसमें वो नंबर नंबर करते हैं कि वो फलाना नंबर का सीक्वेंस क्या बनेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक गेम जो है उसमें आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो जैसे जैसे आप वक्त गुजर रहा है, टाइमर चल रहा है, आपका जो हीरो है वो आगे से आगे बढ़ रहा है, उसके ऑब्स्टेकल ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहां हमें ये पता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक इतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए, तीसरे में इतना बढ़ना चाहिए। तो ये सारे इंडीड सीक्वेंसेस है ना, किसी जगह पे अरिथमेटिक है, किसी जगह पे जियोमेट्रिक है। गॉट इट? अच्छा जी, फिर आगे हम चलते हैं अपने लास्ट कीवर्ड की तरफ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है उसमें भी टाइमलाइन है, एक तरतीब है, एक ऑर्डर है ना। किसी की मर्जी से तो नहीं मरीजों को हम दवाई देते ना, या जो शिफ्ट चल रही है मेडिकल स्टाफ की, वो एक टाइमलाइन से नहीं चल रही, पहले 8 घंटे ये, अगले 8 घंटे ये, फिर अगले 8 घंटे ये, फिर अगले 8 घंटे ये। ठीक है, या एक 24 घंटे ये, अगले 24 घंटे ये, अगले 24 घंटे ये। तो ये सारे इंडीड सीक्वेंस ही हैं, समझ गए? ठीक है बॉयज, तो इसमें सारी कीवर्ड्स को हमने थोड़ोली देख लिया, मकसद समझ लिया कि ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। चलें जी, मिस्टर लुकमान कैमरा, आ जाएं जी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, कहता है जी, फर्स्ट 6 months ऑफ अ कार लीज रिक्वायर अ मंथली पेमेंट ऑफ PKR 25,000। कहता है पहले 6 महीने कितनी लीज देनी है? 25,000 रुपया, विच देन डिक्रीज बाय 10% ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 months। कैलकुलेट द टोटल पेमेंट ऑफ अ ईयर। कहते हैं पहले 6 महीने फिक्स चार्जेस देने हैं 25,000, और अगले 6 माह जो है वो 10% देना है, कम हो जाएगा 10% ना। ठीक है जी, सिनेरियो समझ गए? 6 महीने 25,000 फिक्स, अगले 6 महीने 10% कम होता जाएगा। To save the time, I have already solved the questions। यहां पर मैं आपके साथ अब वो डिस्कस करूंगा जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देख लें,
क्योंकि मैंने पहले ही आपकी आसानी के लिए स्टेप्स किए हुए हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। पहले 6 महीने का हिसाब तो सीधा सीधा हो गया, क्यों जी? 6 महीने का हिसाब सीधा सीधा 25,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर वो कहता है 10% डिक्रीज, हर दफा 10% डिक्रीज। अब 10% डिक्रीज का मतलब होता है 90% या 0.9। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी कॉमन रेशो के हर टर्म जो है वो हर दफा 0.9 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब पहली अगर 25,000 ज़रब 0.9 थी, तो अगली जो है वो 25,000 ज़रब 0.9 का स्क्वायर होगी, उससे अगली 0.9 का क्यूब होगी। तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन रही थी जिसमें हमने जियोमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा दिया, सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 1,17,140 रुपए तकरीबन। 1.5 लाख रुपया आपने 6 सीधी सीधी किस्तों में दिया और 1,17,000 10% कम करके आपने अगली 6 किस्तों में दिया, तो एक साल में आपने कुल कितने पैसे अदा कर दिए, 2,67,140 रुपीज ऑलमोस्ट, ठीक है जी। हाफ सीक्वेंस स्ट्रेट, अगला हाफ जियोमेट्रिक है कि 10% कम हो रहा है, यानी कि 90% अदा करना है, 0.9%। तो उधर से जियोमेट्रिक सीरीज बनाई, सीधा सीधा क्वेश्चंस हल कर दिए, ठीक है। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%। लेकिन ये भी आपने डेप्रीसिएशन का फार्मूला देखा, कहते हैं जी एक आदमी ने 15,000 रुपए की मशीन खरीदी थी और 20% उस मशीन ने हर साल कम होना है, 20% उस मशीन ने हर साल कम होना है। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि 5 साल बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी। इस मशीन की जगह कोई गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 15,625 की आपने खरीदी, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी। कितने परसेंट डेप्रिशिएट करना था, 20%, 0.2। कितना टेन्योर था, 5 साल। फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू V नोट इंटू 1 - R/100 इंटू T। सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज लगाई और कुछ नहीं किया, तो गाड़ी 5 साल बाद या मशीन 5 साल बाद 5,115 रुपए की रह जाएगी, ठीक है। क्लियर है बॉयज। अब ये डीप डाउन क्या है, ये डीप डाउन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है जी। जिस तरह यहां पर आप क्या कर रहे हैं, जो पीछे क्वेश्चन किया, यहां पर भी तो वो कम हो रहा है, डेप्रिशिएट ही कर रहा है, तो यहां पर भी वो कम ही हो रहा है। ये उसी के फार्मूलाज हैं डीप डाउन, लेकिन हमने क्योंकि कैलकुलेशंस को आसान करना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है जी। गॉट इट। यस सर, कह रहा हूँ। चलें जी, आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं इफ यू हैव द स्टैट्स। ये गाड़ी 15% करती है डेप्रिशिएट, जितने भी परसेंट है वो आप वैल्यू लगाएं, कर लें। स्क्रीन प्लीज। अगला क्वेश्चन है, मजेदार है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मजेदार। कहता है जी, अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट required 200 workers to complete a certain task within a specific number of days. However, starting from the second day, 5 workers quit their jobs daily
until the task was completed. Eventually, it took 12 additional days to finish the work due to the workers leaving. ठीक है जी. Determine the original number of days required to complete the task. समझे बात को. कहते हैं जी प्रोजेक्ट शुरू किया था 200 बंदों के साथ और वो एक खास मुद्दत में खत्म होना था, लेकिन दूसरे दिन से एंड तक रोजाना 5-5 बंदे माइनस होते गए, 5-5 बंदे डांट खा के निकलते गए या उन्होंने प्रोजेक्ट चेंज कर लिया. अब कहते हैं कि प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट पहले x डेज में खत्म होना था तो अब x + 12 डेज में खत्म होगा, यानी कि 12 दिन ज्यादा लगेंगे. तो आपने x फाइंड करना है कि पहले असल में प्रोजेक्ट कितने दिनों में होना था और अब कितने दिनों में हुआ है. ठीक है नौजवानों, स्टेटमेंट समझ आ गई सबको. तो क्योंकि ये एक फिक्स अमाउंट से कम हो रहा है तो बेसिकली ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 है. चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. इसका सोल्यूशन आपको मैं समझाता हूं, जरा मैंने यहां पर काफी शॉर्ट करके लिखा हुआ. कहते हैं जी पहले जब वर्कर्स क्विट नहीं कर रहे थे तो प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना टाइम लगना था. 200 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय डेज, ये प्रोपोर्शन लगना था. 200 वर्कर इतने दिन. अब जब 5-5 वर्कर रोजाना कम हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डे, तो पहले दिन 200 बंदा था, अगले दिन 195 बंदा था, फिर 190 बंदा था, फिर 185 बंदे थे. ये बेसिकली टर्म नंबर है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले सारे बंदे ही जीरो हो जाए ना. 5-5 बंदे करते करते अगर सारे बंदे ही जीरो हो जाएंगे फिर किस फार्मूले की जरूरत, फिर तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा. तो ये मेरा टर्म नंबर है, दिस इज माई n, ना के nth टर्म. ठीक है, इट्स नॉट nth टर्म, इट्स n. अब मैंने सम का फार्मूला सीधा सीधा लगाना है और क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो इतना वर्क हुआ पहले और इतना वर्क अब हुआ. n की जगह x + 12 -1 एज इट इज और d की जगह -5, क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग है, कम हो रहा है, -5. ये जब आप सोल्व करते हैं इस चीज को नौजवानों, ये एक तरफ ये वाली अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि इसका सम जो है इसके सम से उतना ही टोटल वर्क डन होना चाहिए जितना पहले, क्योंकि काम तो उतना ही हुआ. बंदे कम ज्यादा हुए तो दिन भी कम ज्यादा हो गए, लेकिन इवेंचुअली काम तो उतना ही हुआ. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज आपके पास आती है. ठीक है, ये वर्किंग डेज मैंने उसके लिए लिखा था, ये मैं मिटा देता. गॉट इट. यहां से इक्वेशन बनी, x की 2 वैल्यूज मेरे पास आई. एक वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी, एक वैल्यू नेगेटिव थी. नेगेटिव वैल्यू दिन नहीं हो सकते तो पॉजिटिव वैल्यूज डेज हो सकते हैं. मैंने 19.5 ले लिया. ठीक है जी. अब इसमें आप ये भी सोच रहे होंगे सर अरिथमेटिक सीक्वेंस की तो कोई टर्म पॉइंट्स में हो ही नहीं सकती. तो ये पॉइंट्स में इसलिए है कि ये डेज हैं, तो इसमें तो पॉसिबिलिटीज है कि आधा दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन. ठीक है, तो x आ गया 19.5 डेज. पहले ये प्रोजेक्ट खत्म होना था तकरीबन 20 दिनों में, अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तकरीबन 32 दिनों में. गॉट इट. तो सीधा सीधा अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन क्योंकि टोटल वर्क डन तो सेम है ना, काम तो उतना ही हुआ, तो इसलिए एक तरफ 20x और दूसरी तरफ ये कम होता हुआ अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसका सम और उसका प्रोडक्ट. ठीक है जी. गॉट इट. यस सर.
अच्छा जी, इसी तरह एक नौजवान है जमशेद। जमशेद जो है वो मार्केट जाता है, 1,25,000 का एयर कंडीशनर खरीदता है। डाउन पेमेंट के तौर पे 60,000 रुपया वो उसी वक्त मौके पर अदा कर देता है। और वो एग्रीमेंट क्या भरता है? वो एग्रीमेंट ये भरता है कि मैं हर साल 15,000 रुपया दे सकता हूं और जो बाकी रकम रह जाएगी उस पर मैं 12% इंटरेस्ट देता जाऊंगा। समझ आ गई मिस्टर लुकमान? जमशेद ने क्या किया? जमशेद ने 1,25,000 में से 60,000 मौके पे अदा कर दिया। जो बाकी 65,000 बचा, उस 65,000 को ये 15,000 सालाना एक साथ में अदा करेगा और जो बाकी रकम रहती जाएगी उसका 12% ऐड होता जाएगा, 12% इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा हर साल बकाया रकम का, और 15,000 हर साल माइनस होता जाएगा। ठीक है जी, सिचुएशन समझ आ गई कि क्या है? अब जो आम आदमी है या हमारे जो मासूम लोग हैं जिन्हें इतना नॉलेज नहीं है, वो बेईमान लोगों के झांसे में आ जाते हैं, उनको कैलकुलेशन समझ नहीं आती। वो बेचारे 10,000 रुपया किसी मजबूरी में सूद लेते हैं और वो 10,000 का 1,00,000 बन जाता है और उनको समझ भी नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, इधर देखें, मैंने कैलकुलेशन की हुई है ऑलरेडी, लेकिन कैसे की है आपको पता चल जाएगा। ये सिचुएशन तो क्लियर थी जी कि 60,000 अदा कर दिया, 65,000 रह गया। जो 65,000 रहा उस पे 12% इंटरेस्ट निकाला, 7,800 आ गया। रिमेनिंग अमाउंट 57,800। ठीक है, अब इस 57,800 पे इंटरेस्ट निकाला, फिर ये बचा, फिर ये इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। ठीक है, अब हुआ क्या? जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी पुल इट डाउन। अच्छा जी, 60,000 तो शुरू में चला गया, 15,000 की वो 6 किस्तें दे दी उसने, और जो इंटरेस्ट बना फाइनल इंस्टॉलमेंट पे वो कितना बना? 7359,123। ठीक है, हर साल 15,000 माइनस हो रहा है और 12% ऐड हो रहा है, इसलिए ये रिमेनिंग अमाउंट इतनी है। ठीक है, कि 15,000 वो जमा करवाता है लेकिन फिर उसमें सूद ऐड हो जाता है इतना, और फिर वो कुछ ना कुछ अमाउंट रह ही जाती है। तो ये करते करते उसने 1,25,000 का एससी जो उसको कितने का पड़ गया? 1,57,000। इसमें 15,000 की 6 साल की किस्तें हो गई, और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था वो ये था। ठीक है, अब मैंने फाइनल इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने यहां पे कंपेंसेट कर दिया है। गॉट इट? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये सिर्फ डायग्राम बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी डिमेंशंस हैं 20 फीट्स या 20 इंचेस, और उसमें 2 रंग की टाइल्स लगी हैं, ट्राइंगल्स हैं, ब्लू और ऑरेंज। ये हर टाइल जो है ये 12 इंच की है। टोटल बड़ी ट्राइंगल 20 फुट की है और ये एक छोटी ट्राइंगल जो है ये 12 इंच यानी कि 1 फीट की है। तो एक लाइन में देखें जरा, ये इस मिस्टर लुकमान, इस लाइन में देखें तो इस लाइन में कितनी ट्राइंगल्स हैं? 20। कितनी ट्राइंगल्स हैं? 20। और इधर भी 20, इधर भी 20, इक्विलेटरल थी। अच्छा, अब इसको ऊपर से नीचे लाएं तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। तो मैंने सीधा सीधा सम निकालना था, मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगा दिया। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाया, ये मेरे पास आ गया। कौन सा फार्मूला लगाया? जो भी पीछे भी यूज किया मैंने।
ठीक है जी। टोटल आई 210 टाइलें। इस 210 टाइल में से आधी नीली आधी ऑरेंज। 105 टाइलें एक कलर की, 210 टोटल टाइलें। ठीक है जी। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने जहां पर एक्सपेंडिंग सीक्वेंस थे उनको शॉर्टकट फार्मूलाज में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। साथ ही साथ हमने रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली लीजिंग से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स सीखी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कल हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करें। 2 लेसन